नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। शुरुआत मैं अंग्रेजी पढ़ के करूंगा। Green shoots have emerged after the restrictions were lifted, says Finance Ministry's macro economic report for June. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी जून की एक मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का प्रभाव भारत में कम होने और प्रतिबंध हटने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की कोंपलें फूट रही है। ग्रीन शूट्स आर ग्रोइंग। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कंजम्पशन, राज्य और राज्यों से बाहर सामान की आवाजाही और पैसे के लेन देन से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ई वे बिल्स, रेलवे की गाड़ियों का किराया, मालगाड़ियों का किराया, हाईवे पर टोल कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कलेक्शंस कम ही रही। रिपोर्ट के मुताबिक स्टिमुलस पैकेज से ऐसे वक्त में मदद मिली है जब कोरोना संकट की वजह से लोगों की और सरकार की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और केंद्र राज्य सरकार के वक्त सही कदम पर उठाने की वजह से भारत में कोरोना काबू में है। द इन्फेक्शन कर्व हैज फ्लैटेंड, अब ऊपर नहीं जा रहा, एक हॉरिजॉन्टल हो गया है वो। हालांकि आज देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 7 लाख के पार हो गई है, लेकिन दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में कोरोना का मुकाबला कर रहे दूसरे देशों के मुकाबले डेथ रेट भी कम है, लेकिन ये भी सच है कि वैसे भी इस बीमारी में 80 से 85% लोग जो हैं वो स्वाभाविक कुदरतन तरीके से स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गुरदीप सक्पल। बहुत शुक्रिया गुरदीप। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा जो अर्थशास्त्री है जेएनयू के, वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। गुरदीप, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिपोर्ट में जैसे दावा किया गया, क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, ग्रीन शूट्स निकल आई हैं? इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है विनोद जी की जो भाषा सरकार बोलती है, जो शब्दावली वो इस्तेमाल करती है, वो भाषा और शब्दावली नहीं है जो आम जनता इस देश की समझती है। अभी उन्होंने आपने बताया कि कहा कि कर्व फ्लैटन हो गया। 4 दिन में 1 लाख केस बढ़ गए। पहले 1 लाख केस बढ़ने में 109 दिन के करीब लगे थे। तो ये कौन सा फ्लैटनिंग है, कौन सी भाषा सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये हम नहीं जानते। जहां तक सरकार के दावे की बात है, 18 मार्च को जो राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि कोरोना का हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होने वाला है। और 7 जुलाई को उन्होंने फिर से एक आधिकारिक बयान दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई अंग नहीं है जो कोरोना की वजह से अछूता रह गया हो, जहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। तो सरकार अलग अलग वक्त पे अलग अलग बातें करती है और उन बातों का जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है। अगर बिजली की खपत बढ़ गई है, अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन ऑर्डर्स का है जो ऑर्डर्स पुराने थे। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, मार्केट में काम नहीं है। और अगर हर मार्केट में काम नहीं है तो पूरे तौर पे इकोनॉमी कैसे ग्रो कर गई? ये बात सच है कि टेलीकॉम में और डिजिटल टेक्नोलॉजी के एरिया में कुछ काम बढ़े हैं, लेकिन वो कितने लोगों को रोजगार देंगे और उनका इकोनॉमी में कितना असर होगा, ये तो सोचने की बात है। तो ये कहना कि ग्रीन शूट निकल आई हैं, कोंपलें निकल आई हैं, तो ये कोंपलें इतनी नहीं हैं कि पूरे के पूरे खेत को भर दे। ये कोंपलें एक आध निकल रही हैं, इससे अर्थव्यवस्था का खेत हरा भरा होने वाला नहीं है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। केंद्र सरकार जो अर्थव्यवस्था में सुधार और पटरी पर लौटने के दावे कर रही है, उससे परे हमारे देश के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन एंजल नेटवर्क उसने एक जॉइंट सर्वे करवाया है। उससे पता चला कि देश के 33% स्टार्टअप्स रुक गए हैं, ऑन होल्ड हैं, जबकि 12% स्टार्टअप बंद हो गए हैं। सिर्फ 22% स्टार्टअप्स के पास ही इतना पैसा है जिससे अगले 3 से 6 महीनों तक का खर्च पूरा हो पाएगा। यही फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ध्रुव एडवर्टाइजर्स ने लॉकडाउन के बाद जो एक पैकेज दिया गया था, उस पर उद्योगपतियों की भावनाओं को समझने के लिए एक और सर्वे किया है।
इस सर्वे में कहा गया कि करीब 79% कंपनी सीईओ का मानना है कि गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन उससे उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। 77% ने माना कि ब्याज दर कम करने का भी कंपनी को खास फायदा नहीं मिला। वहीं सीएमआई के मुताबिक 5 जुलाई तक शहरी बेरोजगारी दर 10.69 से बढ़कर रिकॉर्ड 11.26% हो गई थी। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कलेक्टिव ऑफ एमएसएमईज है, उसके पूर्व अध्यक्ष के रघुनाथन का कहना है कि शहर में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको मजदूरों की सबसे ज्यादा कमी है और उसको इस कमी से और पैसे का जो नुकसान है, घाटा है, उससे उबरने में वक्त लगना लाजमी है। उनका मानना है कि मजदूर कम से कम 6 महीने में ही वापस शहर लौटेंगे, अगर लौटे तो। गुरती, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ सरकार की मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट, दूसरी तरफ ये सर्वेज, आप क्या कहेंगे? ये सर्वे जो बात कह रहा है वो हम अपने आसपास लगातार देख रहे हैं विनोद जी। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं पिछले 3 महीने में, वो कदम नाकाफी हैं। उन कदम में बड़े जोर शोर से कहा गया था, जैसा भी आपने कहा कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, 3 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई को दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। आज 1.5 महीने बाद कुल मिलाकर उसमें से 48,000 करोड़ रुपया ही डिसबर्स हुआ है। बैंकों ने 48,000 करोड़ रुपया ही दिया है। और जो पीएसयू है, जो हमारे सरकारी बैंक है, उसमें एवरेज लोन का साइज 2.5 लाख रुपए है। अब 2.5 लाख रुपए एक एमएसएमई को देकर आप उनको कौन सी अर्थव्यवस्था सुधार कर पा रहे हैं, ये तो हम आराम से समझ सकते हैं। प्राइवेट बैंकों का जो लोन है वो जरूर 13 लाख है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम में कम है। सरकार ने बिजली सेक्टर डिस्कॉम, जो बिजली वितरण कंपनी है, उनके लिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी रखी थी। 90,000 करोड़ में आज 1.5 महीने बाद एक भी प्रपोजल उनके पास नहीं आया है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि उनकी गारंटी दे पाएं। तो सरकार ने जितने भी चीजें की थी उसके जमीन पे असर नहीं है। और नतीजन जो अर्थव्यवस्था है, जो लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जो कल्पना नहीं की गई थी और जो पहले कभी हुआ भी नहीं था। दुनिया पूरी तरह से लॉकडाउन कभी नहीं हुई थी इससे पहले। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाए जाने थे, वो तो उठाए नहीं गए हैं। इसलिए आसपास जितने स्टार्टअप हों या जो स्थापित बिजनेस हों या दुकानदार हों या नौकरी पेशे वाले लोग हों, हर कोई इस समय मुसीबत से गुजर रहा है और दूर दूर तक इकोनॉमिक रिवाइवल की अभी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत करीब 1,40,000 गरीब लोग साल के पहले 3 महीने में ही 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं। उन्हें अब रोजगार गारंटी स्कीम के तहत बाकी दिनों के लिए काम नहीं मिलेगा। इस योजना के डेटाबेस के मुताबिक करीब 7 लाख लोग 80 दिनों का काम पूरा कर चुके हैं और वो भी जल्दी काम से बाहर हो जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए काम का एक ही सहारा मनरेगा ही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम करने के दिन बढ़ाकर 200 किए जाएं और 150 दिन तो फौरन बढ़ाने चाहिए। दरअसल मनरेगा योजना में इंतजाम है कि सूखे और दूसरी कुदरती मुसीबतों से प्रभावित जिलों में हर घर के लिए काम के दिन 150 किए जा सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है तो इस प्रावधान को पूरे देश में तुरंत लागू करना चाहिए। मनरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि ये नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क वाली लिमिट घर की बजाय हर व्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए। मोर्चे ने मजदूरी दर को 200 से बढ़ाकर 600 रुपए करने की मांग भी की है। कई राज्यों में 200 रुपए की मजदूरी मिनिमम वेजेस से भी कम है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिसंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं। जब खेती का काम और मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा तब लोग क्या करेंगे? उनका कहना है कि खासतौर पर आदिवासी इलाकों में जहां खेती का काम नहीं है और बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए ये हालात और भी गंभीर है। गुरुदेव, फिर आखिरी सवाल आपसे ये है, जो गांव के रोजगार हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। शहरों का हाल हम जानते ही हैं। अगर गांव का भी ये हाल है और मनरेगा ही इकलौता सहारा है और उसमें भी अगर तरमीम या परिवर्तन ना किए गए तो आर्थिक ये फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा है, ये कब तक चलने का अनुमान है? तब गांव की हालत क्या होगी? विनोद जी, हम लोगों का मानना है कि जिस तरह से फ्री राशन को नवंबर अंत तक एक्सटेंड किया है सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने आके इसकी घोषणा की थी, वैसे ही मनरेगा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने बताया 100 में से 80 दिन का काम तो निपट चुका
और ये गरीब मजदूर जो वापस गए हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा सरकार को। वो सस्टेनेबल नहीं है कि वो बिना काम के रह सके, क्योंकि गांव के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो लोग वापस गए हैं उनको वो काम गांव दे सके। तो सरकार को ये योजना तो बढ़ानी पड़ेगी। और अभी तो बढ़ रहा है कोरोना। अभी लगातार जितनी एक्सपर्ट कमेटीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो पीक है वो तो कई महीने दूर है। जो हम हालत आज बड़े महानगरों में देख रहे हैं वो छोटे शहरों में आज से 2 महीने बाद आने वाली है, क्योंकि कोरोना का एक ग्राफ है, वो ग्राफ यूं करके बढ़ता है जी। तो वो बड़े शहरों में पहले बढ़ गया, जहां पे कोरोना बाद में पहुंचा है वहां बाद में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो तो शुरू में ही सरकार ने छोड़ दिया। पहले 3-4 हफ्ते के बाद हम ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोरोना बढ़ता रहेगा तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई रहेगी, और अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी तो सरकार को रोजगार गरीबों को देना पड़ेगा। सवाल गरीबों का नहीं है सिर्फ, अब सवाल बहुत बड़ी मिडिल क्लास का भी है, नौकरी पेशे वाले क्लास का भी है। उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज के पास पूरा काम नहीं है, ऑर्डर्स कम हैं, बिजली की खपत कम है। तो ऐसे में सरकार को इमरजेंसी प्लान तो बनाने पड़ेंगे। अभी देर कर दी है, आने वाले दिनों में मजबूरन बनाने पड़ेंगे। और उसमें जो देरी की वजह से नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान तो देश के सामने आज है ही। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। शर्त यह है कि महाराष्ट्र में नौकरी चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, यानी महाराष्ट्र के लोग ही इसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पोर्टल वक्त की जरूरत है। इसके जरिए पारदर्शी तरीके से जो लोकल लोग हैं, महाराष्ट्र के ही लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाना चाहिए। महाजॉब पोर्टल के जरिए ये जानकारी मिल जाएगी कि किस कंपनी में कितनी नौकरियां खाली हैं और कितने मजदूरों की जरूरत है। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि भूमि पुत्रों को, सन्स ऑफ द सॉइल को, इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इसलिए डोमिसाइल जरूरी किया गया है। पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए विधानसभा में कानून पास किया जाएगा। देसाई ने तभी गर्व के साथ कहा था कि जो लोकल लोग हैं महाराष्ट्र के, उनके लिए 80% नौकरियों को रिजर्व करने की नीति शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हुए एक आंदोलन के बाद 18 नवंबर 1968 में ही ऐलान कर दिया गया था इसका। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। बहुत शुक्रिया गुरदीप अपना वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे है, इस फैसले से महाराष्ट्र के उद्योगों पर किस तरह का असर पड़ेगा और उन लाखों माइग्रेंट्स पे जिनको हमने वापस जाते देखा, लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में वापस जाते देखा, जो उन पर क्या असर पड़ेगा जो इस फैसले की वजह से अपना रोजगार खो देंगे अगर उनको वापस आना हो तो? विनोद जी, ये जो फैसले होते हैं इस तरह के कि लोकल लोगों के लिए जॉब रिजर्व कर दी जाए या लोकल लोग ही अप्लाई कर पाए, इसका सुनने में तो बहुत लोग लुभावन लगता है, लेकिन इसका असल में असर बहुत ज्यादा होता नहीं है। इस देश में पहले भी ऐसी बहुत सी कोशिशें हुई। आपको मैं बताऊं कि 1995 में गुजरात ने अपने यहाँ 50% सीटें रिजर्व की थी। आज तक देखिए कोई असर हुआ उसका। मध्य प्रदेश ने 50% सीटें रिजर्व की थी आज से 15 साल पहले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो होता क्या है कि इंडस्ट्री जो लोगों को लेती है वो स्किल्स के आधार पर लेती है। अगर वो स्किल होंगी तो इंडस्ट्री लेगी, नहीं होगी तो बाहर से लोगों को लेगी। और जो माइग्रेंट गए हैं, जो माइग्रेंट वहां से निकल के आए थे, वो इसलिए वहां पे नौकरी नहीं कर रहे थे कि इंडस्ट्री लोकल लोगों को नौकरी नहीं दे रही थी, बल्कि वो लोग जो काम करना चाहते थे, वो उनके पास जो तरह की स्किल्स थी, वो लोकल लोग वो काम नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए ये कहने में अच्छा लगता है लोगों को कि भाई सिर्फ लोकल लोगों को मिलेगी, लेकिन ये सच नहीं है। और दूसरी तरफ इसकी लीगैलिटी भी डाउटफुल है। देखिए, जो इस तरह के जो कदम होते हैं कि सिर्फ लोकल राज्य के लोकल लोगों को ही सारी जॉब्स रिजर्व हो जाएं या 75% या 80% रिजर्व हो जाएं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट में आप देखिए कि आर्टिकल 14 जो कि इक्वेलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो कहता है कि जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, आर्टिकल 16 जो कहता है कि रोजगार में बराबर की अपॉर्चुनिटी हो, और आर्टिकल 19 जो कहता है कि भारत के नागरिक कहीं भी जाके बस सकते हैं, इनका वायलेशन है।
2 साल पहले कर्नाटका ने अपने यहाँ कोशिश की थी कि आईटी और टेलीकॉम उसको बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर सारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन कर दिया जाए। तो उनके अपने लीगल डिपार्टमेंट ने और उनके एजी ने कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है और वो नहीं कर पाए। तो इस तरह के जो कदम होते हैं वो ज्यादातर लोगों को लुभाने के लिए हैं। जमीन पर वो कितने लागू होते हैं ये अभी तक देश में देखा नहीं गया। और दूसरी बात, सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र भी नहीं है जो ये मॉनिटर कर सके कि किस तरह से ये लागू होगा। जी, वैसे माफ करें, ये बात और है कि शिवसेना की सियासत मराठा मानुस के इर्द गिर्द घूमती है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कई बार बिहार और यूपी के लोगों पर निशाना भी साधा है और कहा है कि उनके लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। मतलब कोरोना के इस वक्त में जब हालात इतने खराब हैं तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है थोड़ा सा इस तरफ भी जाता दिख रहा है कि जो उनका मराठी मानुष का जो एजेंडा है उसकी तरफ जाता भी दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की खट्टर कैबिनेट ने भी हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। कैबिनेट ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिलवाया जाएगा और ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में महीने में 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि मैनेजमेंट को एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती का विकल्प होगा। और उद्योगों को अगर उद्योगों को किसी खास श्रेणी के लिए काबिल या स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलते तो छूट का प्रावधान भी दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ड्राफ्ट का प्रस्ताव रखा था। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा के चुनाव प्रचार में इस तरह का वादा किया था। चौटाला ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। नियमों को न मानने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं गुरदीप आपसे, आपने जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसका वायलेशन है, आर्टिकल 14, 15, 19 वगैरह का। मेरा सवाल है कि हरियाणा में हरियाणवी हो या फिर महाराष्ट्र के महाराष्ट्रीयन, सबको ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए? हरियाणा में भी पिछले साल चुनाव का मुद्दा था। आज के दौर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं है तो आप झुंझुना पकड़ा दो कि सारे रोजगार आपके लिए हैं। अगर रोजगार होगा तो सबके लिए होगा। अब सरकारें रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रही हैं तो वो ये लुभावना तरीका कर रही है कि हम दूसरों को नहीं देंगे, सिर्फ आपको देंगे। अब लेकिन इसी हरियाणा में आप देखिए हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लाखों नहीं करोड़ों मजदूर पैदल पैदल वापस गए और अब उन्हीं मजदूरों को वापस लाने के लिए हरियाणा से बसें नहीं एसी स्लीपर बसें भेजी जा रही हैं। अगर वो मजदूर 300 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहा था तो अब 400 साढ़े 400 रुपए पे उसको वापस बुलाया जा रहा है। तो क्यों बुलाया जा रहा है? अगर सारे लोकल लोगों को ही काम करना था तो आप उनको नौकरी दे दो। उनको तो नौकरी अपनी दे रहे हैं ना, आप उन मजदूरों को वापस बुला रहे हैं स्पेशल प्रिविलेज देकर। तो सच्चाई जमीन की है। और दूसरी बात, आप करना क्या चाहते हैं? आप ये करना चाहते हैं कि अच्छी नौकरियां लोकल लोगों के लिए रहें और मजदूरी बाहर के लोग करें। लेकिन ये चक्र कहां तक जाएगा? अगर सारे राज्य इसको लागू कर देंगे तो जो हरियाणा के लोग बेंगलोर में जाके आईटी में काम करते हैं उनका भी जाना रुक जाएगा। बेंगलोर के लोग जो दिल्ली आकर जो दूसरी जॉब्स करते हैं वो भी रुक जाएगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल पूरा इसलिए है कि भारत एक सिंगल जॉब मार्केट है। विनोद जी, भारत में हम जितनी मर्जी बात करें कि अखंडता के लिए 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, सच्चाई ये है कि अखंडता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए 1 नेशन 1 जॉब मार्केट का प्रावधान संविधान में था और उसकी वजह से ये देश एक हुआ है। और अगर आप हरेक चुनावी वजह से या लोक लुभावन नीतियों की वजह से अगर आप ये कहेंगे कि मेरे राज्य में सिर्फ मेरे लोग नौकरी करेंगे तो इस देश की जो अखंडता की बेसिक बुनियाद है उस पर चोट पहुंचती है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि गुरदीप ने पहले भी बताया, इससे पहले भी दूसरे राज्यों ने ऐसे स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण किया, रिजर्वेशन की है। 23 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एक्ट पास किया था। इसके तहत इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 75% स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रोविजन दिया था। एक्ट के मुताबिक अगर स्थानीय लोगों में जरूरी हुनर नहीं है तो उन्हें पहले राज्य सरकार के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद नौकरी पर रखा जाएगा। 7 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1961 में संशोधन किया, जैसा गुरदीप ने बताया। संशोधन के तहत प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि जो लोग 15 साल से कर्नाटक में रह रहे हैं और जो कन्नड़ लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं वही नौकरी के हकदार होंगे। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने भी 2019 में इसी तरह की योजना बनाई थी, जिसमें 80% नौकरियां गोवा के मूल निवासियों को देने की बात कही थी। जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 70% आरक्षण देने का ऐलान किया था, कानून बनाने की बात कही थी। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बता दिया आईडीएफ इंडिया के खिलाफ भी है, जहां एक तरफ कोरोना का एक कहर चल रहा हो और दूसरी तरफ मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही हो, रोजी रोटी के लिए भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही हो, ये हमारे समाज पर किस तरह की टिप्पणी है? ये टिप्पणी तो यही है कि हम सबको जॉब दे नहीं पा रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया की आपने बात की है, असलियत यह है कि आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है ये। आप देखिए कि जब संविधान सभा हुई थी तो उसकी डिबेट में एक बात साफ तरीके से कही गई थी कि जो संविधान के निर्माताओं का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि भारत में इकोनॉमिक यूनिटी हो, आर्थिक एकता हो, ताकि यहां पे रहने वाले सारे लोग ये माने कि वो भारत के नागरिक हैं। हमारे यहाँ जो राज्य बनाए गए थे, जो अलग अलग राज्यों की इकाइयां बनाई गई थी, वो पॉलिटिकल वजह से बनाई गई थी, वो प्रशासनिक वजह से बनाई गई थी और वो कल्चरल वजह से बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक वजह से, भाषा की वजह से बनाई गई थी। लेकिन जहां तक नागरिक का सवाल है, नागरिक के लिए संविधान ने ये प्रावधान किया था कि वो किसी राज्य के नहीं, वो पूरे भारत के नागरिक होंगे। वो भारत का नागरिक खुद को समझे, इसलिए ये कहा गया था कि भारत का नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके काम कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। और जब आप आज इस पे रोक टोक लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस वायदे को पूरा करने में असफल रहे हैं। जो वायदा था कि भारत का नागरिक कहीं भी रहेगा, वो भारत का नागरिक होगा, वो कहीं भी जाके काम कर सकता है, आप उस वायदे में उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और कोरोना के टाइम पे ये क्राइसिस और बढ़ गया है। सब तरफ से लॉकडाउन की वजह से हम जानते हैं कि जीडीपी रिसेशन में चली गई है। अब -10 होगी या उससे भी बुरे हाल होंगे, ये तो अब सिर्फ वक्त का तकाजा है। और ऐसे में नौकरियां नहीं हैं, काम नहीं है। 12.5 करोड़ लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं इस देश में, ये एक अनुमान सामने आ चुका है। तो ऐसे में आप अभी भी बेसिक काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक काम यह है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा देने की काम करे। वो पैसा चाहे डायरेक्ट दिया जाए, चाहे उनको मनरेगा या अर्बन रोजगार के थ्रू जैसे कुछ जगह पे शुरू किया है वैसे दिया जाए, या उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट की तरह दिया जाए। ये काम करना पड़ेगा। आप ये तो कर नहीं रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दूसरों की नौकरी है वो हम आपको दे देंगे। अब नौकरी दूसरों के लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, तो जीरो में से कितना भी बांट दें, मिलेगा तो जीरो ही ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सप्पल अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के मुताबिक जुलाई 6 तक भारत में कोरोना की टेस्टिंग की तादाद 1 करोड़ पार कर गई है। टेस्टिंग की तादाद है ये। वहीं बात करें बिहार की, तो यहां कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की तरफ से हाल ही में जो डेटा जारी किया गया है उसके मुताबिक भारत के 19 प्रमुख राज्यों में बिहार में पर मिलियन यानी हर 10 लाख के ऊपर टेस्टिंग रेट सबसे कम है। बिहार में 10 लाख में सिर्फ 2197 कोविड टेस्ट हो रहे हैं। ये दिल्ली के मुकाबले 15 गुना कम है। हालांकि राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं लोकेश कुमार सिंह, उनका कहना है कि बिहार में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। ये पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर करीब 2 गुनी हो गई है। बहरहाल कम टेस्टिंग की वजह से बिहार में केस पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं जब हो रहे, बहुत कम हो रहे। बिहार में आरटीसी पीसीआर कोविड टेस्ट के लिए सिर्फ 9 लैब है। इनमें प्राइवेट सेक्टर की लैब और मोबाइल यूनिट भी शामिल है। यानी करीब 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 लैब। यही नहीं, बिहार ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर सबसे ज्यादा कम है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के मुताबिक बिहार में 28,391 लोगों के लिए महज
एक एलोपैथिक डॉक्टर है, 8,645 लोगों के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल बेड है। भले ही हेल्थ सेक्रेटरी कितने भी आश्वासन देते रहे, बिहार में टेस्टिंग और कोरोना का इलाज बढ़ेगा कैसे जब पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही अंदर तक बीमार है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों का कहना है कि एक ब्रांड बिहार भी है। हमारे निगाहों में ब्रांड बिहार के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं अपने अपने घरों को वापस जाते देखे, हमने अभी हाल ही में देखे हैं, पैदल जाते देखे हैं। एक तो पहलू यह है ब्रांड बिहार का, वो बिहार से बाहर रहता है। दूसरा पहलू यह है बिहार के बेहतरीन दिमाग भी बिहार से बाहर रहते हैं। जब इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बिहार से बाहर रहेगा तो ये हाल तो होना ही है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।